पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था दैट दिस डीएनए इज एसिडिक इन नेचर, इसीलिए इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। दिस इज डीएनए एंड इट इज negatively charged, right? Then I had told you about some proteins which are known as histone proteins. Histone proteins which are basic in nature and are positively charged. So they are having the nature just opposite to that of DNA. Histone protein includes H1, H2A, H2B, H3 and H4. They are basic in nature because of presence of lysine and arginine amino acids, right? So these histones, the four histones, H2A, another histone H2B, another histone H3, and another histone H4. These four histones are present in double number. Means there are total of 8 histones, 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 and 2 H4. This total of 4 histones collectively known as histone octamer. These are histone octamer. ठीक है, इसी हिस्टोन ऑक्टामर को आप कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसोम इसी के ऊपर कॉइल्ड होता है, तो इट इज कॉल्ड कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम, और इवन वी कॉल्ड इट न्यू बॉडी, वी कॉल इट न्यू बॉडी। ठीक है, द H1 is not present along with the histone octamer, but H1 later will act as a linker. When the DNA gets coiled around this histone octamer, because of the opposite charge and opposite nature, the DNA gets coiled over the histone octamer and the H1 linker makes the structure stable. This complete structure is now known as nucleosome, right? The diameter of nucleosome is 10 nanometer. The diameter is 10 nanometer, okay? And one nucleosome comprises of 200 base pairs of DNA. Up to here we have completed yesterday. Now continuing to it, then is the another nucleosome, because यहाँ पर तो कितने base pairs आए? Only 200, but हमारे DNA में तो 6.6 into 10 की power 9 base pairs है। तो इनके लिए और नेक्स्ट बीड होगी, फिर नेक्स्ट बीड होगी, फिर नेक्स्ट बीड होगी, इसी तरीके से उसको एक मैं बीड का नाम दे रही हूँ। तो देयर इज हियर इज अ न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, ये ऐसे कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, ये लिंकर आ गया, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम आ गया, ये नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम पे जाके ये डीएनए क्वाइल्ड हो रखा है, अच्छा मैनर, ठीक है, फिर ये निकल गया, फिर ये लिंकर आ गया। तो दिस इज न्यूक्लियोसोम, यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो बीच का डीएनए है, इसको हम लिंकर डीएनए का नाम देते हैं। दिस इज लिंकर डीएनए, दिस इन बिटवीन डीएनए इज लिंकर and this structure is nucleosome. Now this nucleosome and this linker DNA, this complete structure, we can call this as क्रोमेटोसोम, इसको हम क्रोमेटोसोम कह सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोसोम एंड लिंकर डीएनए इकट्ठा मिला के इसको कह सकते हैं क्रोमेटोसोम। और फिर ये क्या होगा, ऐसे चलेगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर और डीएनए बचा है, इसीलिए नेक्स्ट फिर कॉइल हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पर कॉइल हो जाएगा, नेक्स्ट डीएनए आएगा, उस पर कॉइल हो जाएगा, है ना। तो कंटिन्यू चेन बनती जाएगी बीड्स की, जब ये कंटिन्यूटी में आगे चलता जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमेटिन, कंप्लीट स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन। पहले आपने देखा डीएनए अलग था, हिस्टोन्स अलग थे, हिस्टोन्स मिले ऑक्टामर बना, हिस्टोन और डीएनए दोनों मिले न्यूक्लियोसोम बना, न्यूक्लियोसोम के साथ थोड़ा और लिंकर आया, नेक्स्ट बीट सेम ऑन चलती रही, तो ये बन गया क्रोमेटिन।
ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर क्रोमेटिन को कह सकते हैं इट इज हैविंग बीड बीड्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट। कैसे? जैसे एक धागे में मोती पिरोए होते हैं ना, ये मोती के जैसे नजर आ रहे हैं ये धागे के अंदर, तो हम कह रहे हैं दे अपीयर्स लाइक अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग अरेंजमेंट। अगर ऐसा देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इस तरीके की छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी में गिवन है जो रह जाती है अक्सर, ये बातें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, क्रोमेटिन भी देखो दो तरीके का होगा। इनिशियल स्टेज में ये क्रोमेटिन आपका ऐसे होगा या लिंकर होगा, देन क्रोमेटिन होगा, देन लिंकर होगा, देन क्रोमेटिन, देन लिंकर। मीन्स द डीएनए, अब मैं रफली बना रही हूँ उसको, यहां से निकल रहा है। ठीक है, इस तरीके से कॉइल होगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये बनेगा, उसके बाद ये थोड़ा और टाइटली आ जाएगा और क्लोजली लोकेटेड होगा। अगर ये और क्रोमेटिन की चेन्स पास पास आ जाएंगी तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। जस्ट उसके पास, ठीक है, जस्ट उसके पास हमारा दूसरा कंपाउंड भी अटैच्ड होगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया देयर इज डीएनए, फिर ये हिस्टोन ऑक्टामर है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड ये कॉइल हो गया, न्यूक्लियोसोम बन गया, फिर एक, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर इस तरीके से कंटिन्यू ज्वाइन होता रहा। जब कंटिन्यू ज्वाइन होता रहा तो इस पूरी चेन को हमने क्या नाम दिया? इस पूरी चेन को हमने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। अब इस पूरी क्रोमेटिन नाम दिया, न्यूक्लियोसोम की चेन को क्रोमेटिन कहा। नाउ द चेन ऑफ क्रोमेटिन गेट टाइटली पैक्ड, और टाइट पैकिंग होगी। सबसे पहले इसकी पैकिंग कुछ इस तरीके से बनेगी और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो न्यूक्लियोसोम के मॉलिक्यूल्स हैं ये और क्लोज आते जाएंगे, दे विल गेट क्लोजर। इस तरीके से दे विल गेट क्लोजर, ये और पास आते जाएंगे। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, अब आप देख रहे हैं इसकी टाइट पैकिंग हो रही है। ये वाला जो स्ट्रक्चर इसका है इसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज यूक्रोमेटिन, जबकि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज हेट्रोक्रोमेटिन। दैट वाज यूक्रोमेटिन एंड दैट इज हेट्रोक्रोमेटिन। तो एग्जाम्स में आपको कई बार इनसे डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। तो सबसे पहला जो आपको इजीली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर स्पेस काफी ज्यादा है, तो हम कहेंगे हियर देयर इज लूज पैकिंग, लूजली पैक्ड है ये, इट इज लूजली पैक्ड डीएनए। जबकि यहाँ पर बहुत टाइट पैकिंग हो गई है, सो इट इज डेंसली पैक्ड डीएनए, इट इज डेंसली पैक्ड डीएनए। उसके बाद देखो दूसरा डिफरेंस, अगर मैं इसको स्टेन करती हूँ, अगर मैं इसमें स्टेन करती हूँ यानी मैं इसमें कलर ऐड करती हूँ, कलर ऐड करने के बाद जब मैं वॉश करूंगी तो क्योंकि यहाँ पर काफी सारी स्पेस है कलर वापस निकल जाएगा, इसीलिए इसका कलर काफी हल्का आएगा। इट विल बी लाइटली स्टेन्ड, बहुत हल्की स्टेनिंग होगी। जबकि अगर हम यहाँ बात करें, हम इसमें कलर डालेंगे तो अंदर कलर चला जाएगा, बट जब इसको वॉश करेंगे तो वो कलर ठीक से बाहर निकलेगा नहीं। सो सच इज कॉल्ड कि हम कहेंगे इट इज डार्कली स्टेन, ये डार्क स्टेनिंग होगी। बट उसकी स्टेनिंग कैसी हुई थी? उसकी स्टेनिंग हुई थी लाइट। क्यों? बिकॉज देर इज लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन दैम। तीसरा एक डिफरेंस जो इसमें आता है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आप सभी को पता है कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? द प्रोसेस इन विच वी मेक आरएनए फ्रॉम डीएनए। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, आपने थोड़ी देर पहले आंसर भी किया है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन करना चाहते तो डीएनए ओपन चाहिए होता है, इन दोनों में से ये वाला बेटर ओपन है, तो वी विल से इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, whereas this is transcriptionally inactive। ये एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये इनएक्टिव स्ट्रक्चर है। तो हम लोगों ने देखो शुरुआत की थी, डीएनए हमारा अलग रखा हुआ था। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो डीएनए है हमारा काफी बड़ा है, इट इज 2.2 मीटर्स इन लेंथ। वो 2.2 मीटर का डीएनए कैसे हमारे इतने छोटे से
सेल के छोटे से न्यूक्लियस में कैसे रह पाता है. सो हम वही चीज करें कि हाउ इट इज गेटिंग पैक्ड. सो it get coiled on these histone octamers, then it form the chromatin chain, then the chromatin chain get tight packed. टाइट पैकिंग हो जाएगी. उसके बाद बच्चों फिर क्या होगा, ये क्रोमेटिन चेन और क्लोज आने लगेगी, मतलब कुछ पैकिंग इस तरीके से होगी कि ये ना इसको और ज्यादा टाइट पैक करना है. तो आप देखिए पैकिंग कुछ इस तरीके से होने लगेगी. मतलब ऐसे ये स्ट्रक्चर बनने लगेगा. यहाँ से डीएनए ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट चेन की जगह वो कुछ ऐसे चेन बनती जाएगी, यानी सोलेनॉइड शेप वो लेगा. राइट, इट विल फॉर्म टेक द शेप ऑफ अ सोलेनॉइड. यहाँ पर जो डायामीटर है, मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसोम का डायामीटर 10 नैनोमीटर है. यहाँ पे करीब 3 यूनिट्स एक साथ रह रही हैं, तो इसका जो डायामीटर होगा वो करीब 30 नैनोमीटर का डायामीटर हो जाएगा. राइट, और टाइट पैकिंग होगी कुछ नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स. अभी तक हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े हैं, नाउ द नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, जिनको हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट NHC, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ये भी इसके साथ ऐड होंगे. एंड फाइनली आफ्टर a lot of condensation it will form a structure known as chromosome. तो फाइनली ये एक बहुत ही कंडेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. क्रोमोसोम के अंदर बात करें तो क्रोमोसोम की एक आर्म को कहा जाता है क्रोमेटिड. वन ऑफ द क्रोमोसोम, one arm is known as chromatid, and you can see here there are 2 arms total. यह 4 arms नहीं होती है, total 4 नहीं होती. There are 2 arms. ये पूरी एक आर्म है, ये पूरी दूसरी आर्म है जो बीच से जस्ट कनेक्टेड है. There are only 2 arms. जो सेंटर पार्ट है जो दोनों आर्म्स को होल्ड कर रहा है, दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज सेंट्रोमियर, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से क्रोमोसोम बनके ये हमारे अंदर रहता है. आपको पता है 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारा टोटल डीएनए अरेंज्ड है. एंड इन क्रोमोसोम्स की पैकिंग के लिए इसीलिए आपको छोटी क्लासेस में क्वेश्चन दिया जाता है कि जो क्रोमोसोम्स है वो किन किन चीजों से मिलके बना है. तो हम कहेंगे द क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स मेनली. यू कैन सी देयर आर हिस्टोन प्रोटीन्स एंड यू कैन सी देयर आर डीएनए. तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों आपस में कॉइल हो रखे हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये डीएनए और प्रोटीन के कंडेंसेशन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं. अब हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. दैट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन काउंटिंग द नंबर ऑफ बीट्स इन द डीएनए. आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने कल एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने कहा था कि हमें डीएनए की लेंथ निकालनी थी. मैंने आपको बताया था जो हमारा डीएनए होता है, राइट, उस डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हमारे होते हैं. बेसिस के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया था दैट इज 0.34. ठीक है, नैनोमीटर. नैनोमीटर में देखिए तो 0.34 नैनोमीटर है या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम. और इस डिस्टेंस की मदद से हम लोगों को अगर नंबर ऑफ बेस पेयर पता है तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ पता है तो हम नंबर ऑफ बेस पेयर निकाल सकते हैं. एक न्यूमेरिकल हमने किया था कल चारगप्स रूल के ऊपर. अब मैं अगला न्यूमेरिकल कराने जा रही हूँ आपको जिसमें आपको ये पता है कि हमारे डीएनए की टोटल लेंथ कितनी है. अब मैं आपसे बात करूंगी कि तो फिर आपको ये पता है कि जो एक न्यूक्लियोसोम है, इसे एक न्यूक्लियोसोम पे टोटल 200 बेस पेयर कॉइल होते हैं. तो आप बताओ आपके डीएनए में 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट है. ह्यूमन का डीएनए इतना लंबा है. अगर एक बीड के ऊपर 200 बेस पेयर्स की कॉइलिंग होती है तो वी हैव टू कैलकुलेट कि 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स कितने डीएनए पर, कितने न्यूक्लियोसोम के ऊपर कॉइल होगा. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका. चलिए करते हैं. और ये लेंथ वाला क्वेश्चन तो इस बार नीट के एग्जाम में भी आया है. वी हैव डिस्कस्ड एज इट इज सेम क्वेश्चन जो आपको कराया गया वही का वही क्वेश्चन नीट के एग्जाम में इस बार आया था. चलो आप देखिए क्या क्वेश्चन है आपका. मैं कह रही हूँ वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स. बीट्स का मतलब क्या है, हम न्यूक्लियोसोम को ही बीट कह रहे हैं. आपको क्या कहा
आपको सिर्फ इतना कह दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स इन ह्यूमन, आप कहेंगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आपको खुद पता होना चाहिए, यू मस्ट नो दैट द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन इज 6.6 into 10 की पावर 9 base pairs. These are the total number of base pair. And you also know that on one nucleosome, there are total 200 base pairs present. A total of 200 base pairs are present in nucleosome. ठीक है, और हमें कहना है कि जब एक न्यूक्लियोसोम पे 200 बेस पेयर है तो इतने बेस पेयर किसके होंगे. सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बीट्स, मैथमेटिक्स है सिंपल वाली मैथमेटिक्स, टोटल बेस पेयर इन डीएनए को डिवाइड कर दीजिए. किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन बीट. एक बीट में कितने बेस पेयर हैं उससे डिवाइड करिए. तो ह्यूमन के लिए कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ह्यूमन में है 6.6 into 10 की पावर 9 एंड एक बीट में कितने हैं 200. इट्स अ वेरी सिंपल. तो आपके 2 पॉइंट से ये 2 डेसिमल्स कट जाएंगे, 2 से 3.3 हो जाएगा, तो इट विल रिजल्ट इनटू 3.3 into 10 की पावर 7 बीट. दीज आर द टोटल नंबर ऑफ बीट्स. अगर ह्यूमन के अलावा किसी और का बोले तो भी सिंपल है, एक न्यूक्लियोसोम पे तो 200 ही बेस पेयर काउंट हो रहे हैं ना, तो बस ऊपर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर लिखना और 200 से डिवाइड करना है, तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ बीट्स. चलिए मुझे यहाँ तक बताइए, डीएनए स्ट्रक्चर एंड डीएनए पैकेजिंग का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है. किसी को डीएनए स्ट्रक्चर एंड पैकेजिंग में कोई भी डाउट है छोटा सा भी तो वो बताइए. मैम वो तब हेट्रोक्रोमेटिन और ज्यादा टाइटली पैक हो जाता है, तो उसका भी कोई नाम रहता है उस स्ट्रक्चर का? इसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर आप बोल रहे हैं शायद, राइट? एक सेकंड. So you are asking for this structure ना, this is solenoid. ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कॉइल्ड हो गया और ऐसे जो कॉइल्ड होता है वो सोलेनॉइड कहलाता है, तो हम इसको सोलेनॉइड शेप ही कहेंगे. और कोई डाउट? मैम ये अनदर नेम ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन का है? नहीं, it is not the another name of heterochromatin. When the heterochromatin is getting more tightly packed, then it takes a shape of solenoid. Next stage to heterochromatin. Yes. मैम ये यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव क्यों होता है? देखो, अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है. आपको बनाना है